ये विधानसभा है चेनारी विधानसभा जो रोहतास लोकसभा के अंतर्गत आती है और पहले तो कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट फिर बीजेपी में चले गए। तो क्या मिजाज इस सीट का रहा है? इस सीट को स्कैन करने से क्या बातें सामने आती हैं? अगर कांग्रेस को यहाँ की जनता ने जिताया है तो क्या इतिहास यहाँ पर वही रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन की पार्टियां हैं वो जीतती रही हैं, या फिर कैंडिडेट ने यहाँ जीत दर्ज की और बाद में वो बीजेपी में चले गए? रंजन जी, अगर स्कैन करते हैं चेनारी को तो क्या नजर आता है? चेनारी का मिजाज क्या रहा है? देखिए, जो चेनारी का मिजाज है वो सोशलिस्ट वर्सेस कांग्रेस का रहा है अब तक, जिसमें सोशलिस्टों का दबदबा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर लगातार मुख्य मुकाबले में रही है ज्यादातर अवसरों पर और जीत भी हासिल करती रही है। यही वजह है कि 2020 में भी कांग्रेस को यहां से सफलता मिली थी। जो चेनारी विधानसभा है वो सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और रोहतास जिले में पड़ता है। 1962 में जो है इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ और कांग्रेस के गोविंद राम यहां से चुनाव जीते थे और तब से जो कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट एक मुकाबला चलता आया। नो लेफ्ट नो राइट, मतलब न वामपंथी दल यहां पर उस तरह से कोई असर दिखा सके, न दक्षिणपंथी पार्टी बीजेपी के लिए मैं ये कहूंगा कि वो यहां पर कुछ खास कर सकी है। तो अब ये पहली बार ऐसा होगा। अब चूंकि मुरारी प्रसाद गौतम जो कि यहाँ के अभी सिटिंग विधायक हैं, कांग्रेस से चुनाव जीते थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। तो क्या बीजेपी इस बार चेनारी में एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ेगी? क्योंकि एक बड़ा सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि ये जेडीयू की भी ट्रेडिशनल सीट रही है, यहां से जेडीयू अक्सर चुनाव लड़ता रहा है। तो ऐसे में क्या जेडीयू ये सीट बीजेपी को लड़ने के लिए दे दिया जाएगा? और एक और दिलचस्प बात आसिया जी कि इस सीट पर जो पिछली बार मुकाबला हुआ था तो वो मुकाबला हुआ था मुरारी प्रसाद गौतम जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जेडीयू से यहां उम्मीदवार थे ललन पासवान। और दिलचस्प बात ये कि अब ये दोनों अपनी उन पार्टियों में नहीं हैं, न तो मुरारी प्रसाद गौतम अब कांग्रेस में हैं, न ललन पासवान अब जेडीयू में हैं। और दिलचस्प ये भी कि इन दोनों का ठिकाना एक ही पार्टी बन गई है, मतलब कि बीजेपी में दोनों आ गए हैं। अब इन दोनों में से कौन बीजेपी का उम्मीदवार होगा अगर बीजेपी लड़ती भी है? तो ये भी एक सवाल है। लेकिन क्या जेडीयू ये सीट छोड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हम आंकड़ों पर आते हैं। 16 चुनाव चेनारी में अब तक हो चुके हैं। कांग्रेस 6 बार इस सीट को जीतने में सफल रही है, जेडीयू को 3 बार कामयाबी मिली है, तो आरजेडी, आरएलएसपी, जनता दल, जनता पार्टी और हिंदुस्तान शोषित दल और लोक दल एक एक बार चुनाव जीतने में कामयाब हुआ है। सर्वाधिक जीत की बात करें तो ललन पासवान जो है वो चेनारी से 3 बार चुनाव जीते हैं। अब हम आखिरी 3 चुनाव की बात कर लें तो 2010 में कांग्रेस से मुरारी प्रसाद गौतम ही उम्मीदवार थे, तो यहां पर श्याम बिहारी राम जो हैं वो जेडीयू से प्रत्याशी बनाए गए थे। आरजेडी ने तब ललन पासवान को चुनावी मैदान में उतारा था और यहां पर श्याम बिहारी राम नहीं, माफ कीजिएगा, रमेंद्र राम जो है वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। मुरारी प्रसाद गौतम को तब 21,390 वोट आए थे, 16.87%, और वो तीसरे स्थान पर रह गए। दूसरे स्थान पर आए आरजेडी के ललन पासवान जिनको 41,685 वोट मिले, 32.88% वोट, और श्याम बिहारी राम जो हैं जो कि जेडीयू के प्रत्याशी थे वो 35.17% वोट लाते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं 2,901 वोट से। फिर 2015 का चुनाव आता है, महागठबंधन था जेडीयू कांग्रेस आरजेडी का। अब इसमें चूंकि ये सीट जेडीयू की सिटिंग सीट थी, लेकिन कांग्रेस मानी नहीं क्योंकि कांग्रेस यहां से लगातार चुनाव जीतते रही या लड़ते रही, मुख्य मुकाबले में रही, तो कांग्रेस ही चुनाव लड़ी। मंगल राम को उन्होंने प्रत्याशी बनाया मुरारी प्रसाद गौतम की जगह।
इस बीच एनडीए ने यह सीट जो है आरएलएसपी को दे दिया, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, और उससे ललन पासवान चुनावी मैदान में उतरे और बसपा से एक बार फिर रमेंद्र राम ही चुनाव लड़ रहे थे। मंगल राम को, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 58,367 वोट मिले, मतलब कि 38.64% वोट। और जो आरएलएसपी के ललन पासवान थे उनको आए 68,148 वोट, मतलब 45.11% वोट। और ललन पासवान आमने सामने की लड़ाई में 9,781 वोट से चुनाव जीत जाते हैं। तो सीट महागठबंधन था सामने, बावजूद इसके ललन पासवान यहां पर आरएलएसपी के टिकट पर जीत हासिल करते हैं। रमेंद्र राम को उस समय 5,455 वोट, मतलब 3.61% वोट आए थे। फिर 2020 आता है, मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में खड़े होते हैं, तो जेडीयू ने जो है वो ललन पासवान को चुनावी मैदान में उतारा। ललन पासवान तब जो है आरएलएसपी छोड़ के जेडीयू में शामिल हो चुके थे। इसके अलावा एलजेपी ने यहां अपना प्रत्याशी दे दिया, चंद्रशेखर पासवान, जो कि 2020 का ट्रेंड था कि जहां जेडीयू का प्रत्याशी, वहां पर एलजेपी ने भी अपना प्रत्याशी दिया ही था। इसके अलावा बीएसपी से इस बार श्याम बिहारी राम, जो कि 2010 में जेडीयू के विधायक बने थे, वो बसपा के टिकट पर जो है वो चुनावी मैदान में खड़े हो जाते हैं। मुरारी प्रसाद गौतम को 71,701 वोट आते हैं, मतलब 41.2%। ललन पासवान को 53,698 वोट आते हैं, मतलब 30.9% वोट। और चंद्रशेखर पासवान, जो एलजेपी के प्रत्याशी थे, उनको आते हैं 18,074 वोट, मतलब 10.4% वोट। और श्याम बिहारी राम को, जो बीएसपी के टिकट पर लड़ रहे थे, उनको आते हैं 12,864 वोट, मतलब कि 7.41% वोट। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट, चतुष्कोणीय मुकाबला 2020 में हुआ, और जिसमें कि 41.2% वोट हासिल कर मुरारी प्रसाद गौतम 18,003 वोटों से जीते। लेकिन एक दिलचस्प बात, जीत का मार्जिन 18,003 और एलजेपी के चंद्रशेखर पासवान को आए 18,074 वोट। तो अगर ये वोट एनडीए की तरफ शिफ्ट होते तो परिणाम बदल सकता था। लेकिन इस बार क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और जो उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या इस सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सिटिंग विधायक अब एक तरह से बीजेपी का हो गया है। तो क्या बीजेपी को ये सीट जेडीयू दे देगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि सासाराम के क्षेत्र में जो है बहुत सारी चीजें बदली हैं, तो वैसे में अगर हम बात करें तो जो चैनपुर विधानसभा का क्षेत्र है, वहां पर जमा खान जीते हैं, बीएसपी के टिकट पर जीते थे, और अब वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। और एक और भी बात है कि जिस तरह से यहां पर चेनारी में जेडीयू जो है वो लगातार चुनाव लड़ते रहा है, वैसे ही चैनपुर में बीजेपी चुनाव लड़ती है, और वहां पर जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात पर सहमति बन सकती है कि चैनपुर जेडीयू लड़ ले और चिनारी जो है वो बीजेपी लड़ ले, तो इस बात पर सहमति बन सकती है। तो एक सवाल का जवाब अभी अनुमान में ही सही मिलता दिख रहा है कि इस सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो अब प्रत्याशी कौन होंगे? देखिए, ललन पासवान भी बीजेपी में, मुरारी प्रसाद गौतम भी बीजेपी में। और एक दिलचस्प बात है कि ललन पासवान ने कुछ दिनों पहले सासाराम में जो कल्याण छात्रावास है, वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो है वो लगवाई है। और
इन सब के बीच जून के महीने में अभी हाल में ही शिवसागर में जो है मुरारी प्रसाद ने इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आए और वहां पर जो है वो यहां पर पहुंचे। और उस समय सम्राट चौधरी ने ये बातें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि बाबा साहब का अपमान करने वालों ने अब तक माफी नहीं मांगी है। उनका इशारा निश्चित तौर पर राजद सुप्रीमो की तरफ था। इसके अलावा संत रविदास सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। तो दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तरफ से जो है वो कोशिशें जारी रखी हुई हैं। तो उम्मीदवार इन्हीं दोनों में से किसी एक को होना है, ये एक चीज है। अब इसके अलावा अब ये देखना कि कांग्रेस तो ये सीट मानकर चलिए लड़ेगी, क्योंकि उसने जब 2015 में ये सीट नहीं छोड़ी जेडीयू के सिटिंग विधायक होने के बाद भी, तो अभी तो वो इस सीट पर दावा करेगी ही। तो कौन प्रत्याशी हो सकते हैं? तो जब अभी बातचीत हो रही थी, एक आपको रोहतास के ही कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने जो बातें कही उसमें एक नाम मंगल राम का भी निकल कर आता है, कुछ एक और भी नाम उन्होंने बताए। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी से मुरारी प्रसाद गौतम ही चुनाव लड़ें, क्योंकि उनका कहना है कि इस क्षेत्र में पार्टी बदलने की वजह से उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बनी है। और एक ऐसे भी होता है कि जो जिस पार्टी से नेता निकलता है तो जो उसके कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर एक एकजुटता भी आती है। और दिलचस्प ये था कि मुरारी प्रसाद गौतम जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो कांग्रेस कोटे से मंत्री भी बने थे और मंत्री भी इनको बनाया गया था। बावजूद इसके बाद में जो है इन्होंने अपनी पार्टी बदल ली। तो अब इस बार जो चिनारी का चुनाव है वो दिलचस्प होगा। अब यहाँ के जातीय समीकरण को समझ लें। जो एससी हैं 22.16%, जो यहाँ पर एसटी वोटर्स भी हैं लगभग 4.87%, जो मुस्लिम हैं 9.5%, यादव 9.42%, राजपूत 8 से 8.5%, ब्राह्मण जो हैं वो यहाँ पर 12% के आसपास जो है वो दिखते हैं। तो जो सामान्य जाति के वोट जोड़ें आप तो 18 से 20%। कोयरी कुर्मी का चंक यहां पर बड़ा है 17.5 से 18%। और मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जो अभी यहां पर आए थे वजह समझी जा सकती है। वैश्य यहां 9 से 10% हैं। लेकिन यहां पर जो ईबीसी हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, मल्ला, बिंद, पाल, कहार, चंद्रवंशी, कुम्हार, तो इनकी भी संख्या बहुत अच्छी है और ये निर्णायक की भूमिका में होते हैं। तो चिनारी में एक दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है और देखना यह है कि मुरारी प्रसाद गौतम और किनके खिलाफ मुकाबला होता है, या यहां पर ललन पासवान ही बीजेपी के प्रत्याशी होते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक प्रत्याशी होगा। 3-4 मुख्य प्रत्याशी हैं। दल गठबंधन 2 ही है, एनडीए और महागठबंधन। इसके अलावा कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपना घर तलाशेगा। उसमें पीके की पार्टी जनसुराज भी है। तो क्या कुछ होता है, एक बार प्रत्याशी जब सामने आ जाए और वो किस दल से लड़ रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है, वो सामने आ जाए तब इसे और अच्छे ढंग से इसका विश्लेषण किया जा सकेगा। फिलहाल आप कह सकते हैं चिनारी में एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। तो देखिए ये छातापुर और चिनारी की जंग और चिनारी में बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। अब कौन कैंडिडेट रहेगा दोनों खेमों में से, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और उसके बाद ये चुनावी मुकाबला कितना दिलचस्प होगा वो भी आपके सामने रखेंगे।